नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्चर यूएवी को लेके है। अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले डीआरडीओ की तरफ से आर्चर यूएवी का एक कॉन्सेप्ट डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक शॉर्ट रेंज की आर्म्ड ड्रोन होने वाला था और इसकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक नई डिज़ाइन होने वाली थी। इसको ज़रूरत पड़ने पर रियल टाइम सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए या फिर स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी अगस्त के महीने में ही डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया था, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले थे और इसी के चलते आगे चल के आर्चर यूएवी की 4 प्रोटोटाइप को बनाने का प्लान किया गया था। अभी हाल ही में ही बेंगलोर में चल रही इंडियन एयरफोर्स की कॉन्क्लेव के दौरान डीआरडीओ की तरफ से एक आर्म ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था, जिसको यहाँ पे एसआर यूएवी कहा जा रहा है और कुछ लोग इसको आर्चर यूएवी बता रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरीके की इमेज को या 3D मॉडल को पब्लिश किया गया था, ये उससे थोड़ा अलग दिख रहा है। तो मे भी यहाँ पर आर्चर यूएवी की जो डिजाइन था उसमें कुछ बदलाव किया गया है, या फिर कोई दूसरी यूएवी होने वाली जिसको रुस्तम 1 के डिजाइन को बेस करके डिराइव किया गया है। अभी जो मॉडल डीआरडीओ की तरफ से दिखाया गया था उसमें यूएवी में वेपन्स को भी इंटीग्रेट करके वहां पे डिस्प्ले किया गया था और इसकी विंग्स में हेलिना जैसे मिसाइल को फिट किया गया था। ये ड्रोन लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है और एक ही बार में लगभग 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये लगातार 220 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। इसके अलावा इसमें कन्वेंशनल ऑटो टेक ऑफ या फिर लैंडिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद रहने वाले हैं, जो कि यूएवी को लैंड कराने के लिए या फिर टेक ऑफ कराने वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले हैं, क्योंकि लैंडिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है और इसमें कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ भी गलती हुआ तो यूएवी क्रैश होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम होने की वजह से इसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। अगला अपडेट स्विफ्ट यूसीएवी को लेके। आप सभी को पता होगा कि स्विफ्ट भारत का पहला यूसीएवी होने वाला है या फिर हमारा घातक यूसीएवी का एक स्केल डाउन मॉडल होने वाला है। कुछ महीने पहले एक अपडेट सामने आया था कि घातक यूसीएवी को बनाने से पहले डीआरडीओ की तरफ से सबसे पहले स्विफ्ट यूसीएवी को बनाया जाएगा, जो कि उसका एक स्केल डाउन वर्जन होने वाला है और एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी होने वाला है। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसको इंडिविजुअली ऑपरेट भी किया जा सकेगा। अभी 2021 की शुरुआत में ही बताया गया था कि स्विफ्ट यूसीएवी पहली प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया गया था और इसी साल के अंत तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को किया जा सकता है। अब जैसे कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो इसके डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पब्लिश नहीं किया जाता है, लेकिन हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स की कॉन्क्लेव के दौरान डीआरडीओ की तरफ से इसकी कुछ इमेजेस और वीडियोज को पब्लिश किया गया था या पोस्टर की तरह इसको डिस्प्ले किया गया था, जहाँ पर स्विफ्ट यूसीएवी की एक टन क्लास की मॉडल को रनवे में देखा गया था। अब ये इमेज टेस्ट फ्लाइट के दौरान लिया गया था या टैक्सी के दौरान लिया गया था, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये कि ये टैक्सी ट्रायल हो सकता है। अभी डीआरडीओ की तरफ से इसमें सैटर्न 36 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के डीआरडीओ जिस घातक यूसीएवी को बनाने वाला है वो एक 13 टन क्लास की यूसीएवी होने वाला है, जिसको अभी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है या फिर शॉर्ट में इसको RPSA कहा जा रहा है। इसको पावर करने के लिए हम ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 46 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाली है और जीटीआरई की तरफ से अभी ड्राई कावेरी इंजन को आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है और घातक यूसीएवी को 2025 तक तैयार करने कायम रखा गया है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सभी जानते हैं कि INS विक्रांत हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और लगभग 1 या 2 महीने पहले इसकी पहली सी ट्रायल को कंप्लीट किया गया था, जो कि लगभग 5 दिनों तक चला था। इसी दौरान इसकी मेन propulsion सिस्टम, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इंजन वगैरह को टेस्ट किया गया था। इसके बाद इसको वापस अपने होम पोर्ट में बुला लिया गया था, लेकिन अभी पता चला है कि इसको अभी एक बार फिर से सी ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है। और ऐसे भी पहली बार मैंने आप सभी को बता दिया था कि अभी INS विक्रांत में कई सेंसर और एविएशन इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे, जिनको पहले सी ट्रायल के दौरान टेस्ट नहीं किया गया था और पहली सी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इसमें अलग अलग तरह के एविएशन इक्विपमेंट और सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाएगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए रशियन टीम को भी भारत में बुलाया गया था और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इन सभी एविएशन इक्विपमेंट को इसमें फिट किया गया था। अभी इसकी जो सी ट्रायल होने वाला है ये मेनली इसकी फ्लाइट ऑपरेशन को लेके हो सकती है और मे भी इस दौरान टच डाउन ऑपरेशन को किया जा सकता है
और फ्लाइट टेस्टिंग को यहाँ पे किया जा सकता है। अभी इसको कुछ और महीनों तक टेस्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि किसी भी एयरक्राफ्ट को कैरियर से ऑपरेट करने के लिए सभी टेक्नोलॉजी को जब तक टेस्ट नहीं किया आता है तब तक हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को फुली तरीके से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से अभी अगस्त 2022 में ही INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल करने का फैसला किया गया है। इनिशियली इसमें से हम लोग MiG-29 के फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले हैं, साथ ही इसमें हम कामोव 31 हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेट करने वाले हैं, जिनको आगे चल के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस कर दिया जाएगा और आगे चल के इसमें MS-60R हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पहली बार इंडियन नेवी की एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन को भी श्रीलंका भेजा गया है और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्क्वाड्रन होने वाला है, जिसमें 6 वॉरशिप्स को श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था, जिसमें INS सुजाता, मगर, सरदूल, सुदर्शनी, तरंगिनी और कोस्ट गार्ड शिप विक्रम भी शामिल था और रविवार को इंडियन टीम जाकर श्रीलंका में पहुंच चुकी है। इसमें इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के यंग ऑफिसर्स को ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हर देश की सोशल और पॉलिटिकल पिक्चर अलग होता है और नेवी को अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। स्पेशली अगर इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में जितने भी आइलैंड नेशन है उन सभी के साथ भारत अभी अच्छे रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहा है और मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार इंडियन नेवी ऐसे देशों पर फ्रेंडली विजिट पर जाता रहता है। इसके अलावा श्रीलंकन नेवी के ऑफिसर्स को और कैडेट्स को भी इंडियन नेवी के द्वारा अपनी सदर्न कमांड में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और ये ट्रेडिशन लगभग पिछले 40 सालों से चलता आ रहा है। अभी इंडियन नेवी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ऐसे अलग अलग देशों में ले जाने के साथ साथ इनको अलग अलग देशों के पोर्ट्स के साथ भी फैमिलियर कराया जाएगा, ताकि आगे चल के जब उनको किसी ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में या किसी मिशन में जाना पड़ेगा तो उनको वहां पर एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर उनको पहले से ही किसी पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में पता होगा और उनके तौर तरीके पता होंगे। अगला अपडेट ITBP को लेके, जिससे कि भारत और चाइना के बीच बढ़ रही तनाव की वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को LOC की तरह टाइट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। मेनली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ITBP की तरफ से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ रही तनाव की वजह से पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 47 नए ITBP के बॉर्डर आउटपोस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। ITBP के राइजिंग डे इवेंट के अवसर पर हमारे होम अफेयर के मिनिस्टर मिस्टर राय की तरफ से मीडिया को बताया गया कि अभी जैसे हालात चल रहे हैं इनको देखते हुए ITBP को 7 नए बटालियन को फॉर्म करने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कम से कम 8000 जवान होने वाले हैं और इन 8000 जवानों को मेनली अरुणाचल प्रदेश के साइड में डिप्लॉय करने की बात की गई है, जहां पर अभी चाइना की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी ये प्रपोजल पिछले 2 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले साल और इस साल हुई घटनाओं की वजह से अभी इसको जल्दी से सैंक्शन करने की बात की जा रही है। अभी इसमें 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट को सेटअप किया जाएगा, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश की साइड में मैक्सिमम पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे और ऐसे पोस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक बीच बीच में बनाए जाएंगे और जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जहां जहां पर भी चाइनीज एक्टिविटी तेज होने की उम्मीद किया जा रहा है उन सभी जगहों में ऐसे नए पोस्ट को बनाया जाने वाला है। और पहले से बनाए गए 2 आउटपोस्ट के बीच में अभी जो गैप है उसको कम करने के लिए वहां पर भी नए पोस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। अभी ITBP की हर एक बटालियन में लगभग 1000 से थोड़े ज़्यादा सोल्जर मौजूद रहने वाले हैं और हर एक बॉर्डर आउटपोस्ट की बात करें तो वहां पर लगभग 100 से लेकर 120 जवान मौजूद होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। वैसे ये एक नॉर्मल एस्टिमेशन है जो कि सिचुएशन और लोकेशन की डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की पकड़ काफ़ी हद तक बेहतर होने वाली है और हम बेहतर तरीके से फ्यूचर में होने वाली किसी भी चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।